नाज़रीन व सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप अब तक की जो क्लासेस कर रहे थे उसमें आपको ये मालूम हो रहा था कि अभी तक नस्र का हिस्सा चल रहा है। उसकी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, अफसाने पढ़े, नावल पढ़े, दास्तान पढ़े और इसी तरह से आपने खाके पढ़े। ये सारी चीज़ें पढ़ी, सिनफ़ों के बारे में पढ़े, उसके बेहतरीन राइटर के बारे में पढ़े। तो अब यहाँ से हिस्सा शायरी शुरू हो रहा है। यहाँ से हम शायरी पढ़ेंगे, नज़्म पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे, कसीदा पढ़ेंगे, क़तए तारीख़ पढ़ेंगे, मरसिया पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये दूसरा हिस्सा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके जो उन्वान यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको एक मरतबा ज़रूर जहन नशी कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को अगर आपने किया तो कम अज़ कम हम समझते हैं कि इससे 3-4 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो चलिए आज हम नज़्म ही को पढ़ते हैं और नज़्म हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि नज़्म में क्या क्या चीज़ें अहम हैं। तो देखिए कि ये उन्वान है नज़्म। तो अब हमारे जहन में आ रहा होगा कि इसके लफ्ज़ी माने क्या है, लुग़वी माने क्या हैं और फिर इस्तिलाह में क्या है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए लिखा है सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर, यानी जब सर सैयद तहरीक शुरू हुई थी उसके आगाज़ के बाद बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ हुई हैं। तो अब उसके ज़ेर असर उनकी वजह से क्या हो रहा है कि मगरिब की तेज़ हवाओं का जो शोर उठा, जो मगरिब परस्ती लोगों के जहन में आई है, उसी में नज़्म जदीद की दागबेल पड़ी। यानी इसका मतलब है कि सर सैयद तहरीक के बाद जो है नज़्म जदीद की दागबेल शुरू हो गई। यानी मगरिबियत लोगों के जहनों में आ गई थी और उसकी वजह से उर्दू में भी जदीद नज़्म की शुरुआत हो गई। आपसे ये पूछा जा सकता है नज़्म जदीद की दागबेल कब पड़ी, तो सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर या फिर मगरबियत के जहनों में आ जाने के बाद एक ख्याल को सिलसिले से आगे बढ़ाना और इर्तिका के बाद वो अंजाम तक पहुँचे। यानी नज़्म के बारे में आप बता रहे हैं। नज़्म है क्या चीज़? एक ऐसे ख्याल होता है जो सिलसिलेवार आगे बढ़ती हैं। यानी यहाँ से शुरू हो तो ऐसे ऐसे चले जाए, वो सिलसिलेवार आगे बढ़े और इर्तिका के बाद वो अंजाम तक पहुँचे। गोया कि यहाँ है इर्तिका इनकी मंजिल, तो इसके बाद वो अंजाम तक पहुँच जाए। मगरिब में नज़्म के लिए यही तरीका राइज रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मगरिब में नज़्म निगारी के लिए, नज़्म के लिए कौन सा तरीका रहा है? तो एक ख्याल को सिलसिलेवार आगे बढ़ाना और इर्तिका के बाद अंजाम तक पहुँचाने का तरीका। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने 1865 ईस्वी में जिस अंजुमन पंजाब को यूज़फुल नॉलेज की तौसी के लिए कायम किया कि महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने 1865 में एक कमेटी, एक चीज़ कायम की थी जिसका नाम रखा था अंजुमन पंजाब। उसको किसके लिए किया था? यूज़फुल नॉलेज, यानी ऐसे नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना जिससे फ़ायदा हो सके की तौसी के लिए कायम किया था। उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की निज़ामत के दौरान जान पड़ गई। ये जो कायम किया था तो यूं ही चल रहा था, उसमें कोई ज़्यादा कह लीजिए कि फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद उसके नाजिम बने, सेक्रेटरी बने, तो फिर उसमें जान पड़ गई, उसमें बहुत सारे फ़ायदे हुए उसे। 1867 ईस्वी में उन्होंने तालीम और शेर व अदब के मौज़ूआत पर 23 लेक्चर दिए। 65 में कायम हुए, 67 में के आसपास इनको जो है नाजिम बनाया गया वहाँ का। तो उन्होंने 1867 में शेर व अदब और तालीम के मौजू पर 23 लेक्चर दिए। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 1867 से 19 अप्रैल 1874 को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो खुतबात दिए, जो लेक्चर दिए, वो उर्दू की जदीद नज़्म की तारीख़ में आइन के तौर पर मुसल्लम है। यानी इसका मतलब है कि उन खुतबात को आइन का दर्जा, कानून का दर्जा मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिल गया है। वो इतने अच्छे खुतबात हैं। यहीं से नज़्म जदीद का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि नज़्म जदीद का आगाज़ कब से होता है? अंजुमन पंजाब से होता है और चिराग से चिराग जलते गए, फिर उसके बाद पूरी बात फैलती गई और नज़्म जदीद में तरक्की होती गई। अंजुमन पंजाब से माकबल सरमाए का जायजा लेने से पता चलता है, अगर जायजा लें तो ये पता चलेगा कि जैसी नज़्में हाली और आज़ाद ने पेश की वैसी तख्लीक़ात उर्दू में पहले से मौजूद थीं। वैसी तख्लीक़ात उससे पहले तो मौजूद थीं जिन्हें नज़्म की तारीख़ का हिस्सा नहीं मानना कोताह नज़री और बेइंसाफ़ी होगी। यानी इसका मतलब है कि हमारा ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है और दोष है, हम उसको मान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर यह बात साफ़ हो गई कि वो भी उसी का हिस्सा है। दक्कन में कुली कुतुब शाह ने जो मौज़ूआती नज़में कहीं,
یعنی اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، انجمن پنجاب کے قیام سے پہلے دکن میں قطب شاہ نے موضوعاتی نظمیں کہی ہیں، تو انہیں آخر نظم کی تاریخ سے کیوں ہٹایا جائے؟ انہوں نے کہی ہیں تو نظم کی تاریخ میں وہ بھی رکھا جائے گا۔ فائز کے دیوان میں میلہ، پنگھٹ اور تہواروں کے ساتھ قدرتی مناظر پر جو نظمیں موجود ہیں انہیں اردو نظم کی تاریخ میں القط نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے واقعتاً نظم کے موضوعاتی اور حیاتی امکانات تلاش کیے۔ اب یہاں سے ابھی یاد رکھیے گا، پوائنٹ ہے، آپ سے پوچھا جائے گا نظم کے موضوعاتی اور حیاتی امکانات کس نے تلاش کیے؟ تو نذیر اکبر آبادی نے تلاش کیے ہیں۔ اب یہ موضوعاتی اور حیاتی کیا ہے تو اس پر بھی بات کی جائے گی۔ کوئی دوسرا نظم نگار سامنے نہیں آ سکا جس کے پاس کائنات اور زندگی کا اتنا گہرا اور وسیع تناظر موجود ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تلاش کیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظم نگار سامنے نہیں آ سکا جس کے پاس اس دنیا، یعنی کائنات کہتے ہیں دنیا کو، اور زندگی کا اتنا گہرا تجربہ ہو، اتنا وسیع اس کا نقطۂ نظر ہو، مشاہدہ ہو، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ عوامی رجحان یعنی لوگوں کے میلانات کیا ہیں اور تہذیب و ثقافت کی نیرنگیوں کو اپنی نظم گوئی کا حصہ بنا کر نذیر نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال اردو میں نہیں ملتی۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ انہوں نے نظم میں کیا چیز شامل کیا؟ عوامی رجحان کو، اور تہذیب و ثقافت کی جو نیرنگیاں ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، اس کو اپنی نظم کا حصہ بنا دیا، نظم میں شامل کیا۔ تو اب یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ نذیر کے پاس کائنات اور زندگی کا گہری واقفیت ہے۔ آپ کو پوچھ سکتا ہے نذیر اکبر آبادی کے نظم نگاری کے بارے میں لکھیے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی نظمیں اتنی بہترین کیوں ہوتی ہے، اس کو موضوع بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے نظموں کی خصوصیات کیا ہیں، اس میں لکھ سکتے ہیں اس 2 لائن کو۔ اس طرح سے 19 اپریل 1874 عیسوی کو محمد حسین آزاد نے جدید شاعری کے موضوع پر جو لیکچر دیا، اسی کے ساتھ اپنی ایک نظم شب قدر بھی پیش کی۔ یعنی دیکھیے 1974 تک آپ نے کئی خطبات پیش کیے تھے، تو 19 اپریل کو 1874 کو آپ نے ایک لیکچر دیا اور ساتھ میں ایک نظم بھی سنائی، اور نظم کا عنوان تھا شب قدر۔ عام طور پر اسی تخلیق کو اردو کی پہلی جدید نظم قرار دیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کوشچن، اردو کی جدید نظم کون سی ہے، کسے قرار دی جاتی ہیں؟ تو اردو کی جدید نظم شب قدر قرار دی جاتی ہے۔ شب قدر کس کی تخلیق ہے؟ تو مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ شب قدر نظم کب لکھی گئی؟ تو 1874 عیسوی کو۔ 30 مئی کے مناظمے میں حالی کی برکھارت اور آزاد کی ابر کرم سامنے آئیں۔ 30 مئی میں جس طرح سے مشاعرے ہوتے ہیں اسی طرح سے مناظمے ہوئے، تو اس میں حالی نے برکھارت پیش کیا اور آزاد نے ابر کرم۔ یہ بھی کیا ہے کہ جدید نظمیں ہیں۔ آئندہ مناظموں میں حالی، محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی نے لگاتار نظمیں پیش کی۔ ان لوگوں نے نظموں ہی پر کام کیا، اسی سے ان کے دیگر ہم عصروں میں نظم گوئی کا رجحان پیدا ہوا۔ جو ان لوگوں نے نظمیں اتنی کثرت سے پیش کی کہ جو ان کے ہم عصر تھے، اس زمانے کے جو شاعر تھے، ان لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو گیا کہ اب نظم لکھنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے ہم عصروں میں کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، شبلی نعمانی ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں اور اکبر الہ آبادی وغیرہ ہیں، نے اس صنف میں اپنی صلاحیتوں اور اپنی کمپیٹنسی کا استعمال کر کے نظم گوئی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یہ تو بات چل رہی تھی ابھی تک 19ویں صدی کی۔ 19ویں صدی میں جدید نظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ سر سید تحریک کے زیر اثر بہت سے کام ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں 20ویں صدی میں۔ تو 20ویں صدی میں اقبال چکبست اور نظم طباطبائی، جس کا نام ہے حیدر علی نظم طباطبائی، نے نظم گوئی کی طرف پوری توجہ کی۔ 20ویں صدی میں ان لوگوں نے نظم کی طرف توجہ کی۔ نذیر اکبر آبادی کے بعد اقبال اردو نظم کے دوسرے عظیم شاعر ہیں، یعنی نظم کے سب سے بڑے شاعر کا اگر نام پوچھا جائے گا تو نذیر اکبر آبادی ہیں، اور اقبال کا نام دوسرے عظیم شاعر ہے اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے نظم نگار ہیں۔ اقبال نے بھی حیات اور موضوع دونوں کی سطح پر واضح تبدیلیاں کی۔ جس طرح سے حیاتی اور موضوعاتی تبدیلی نذیر اکبر آبادی نے کی تھی، اسی طرح کی تبدیلی انہوں نے بھی کی ہیں۔ اقبال کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ نظموں کے ذریعے عالمانہ موضوعات کو آزمانے کا ایک سلسلہ قائم ہوا، یعنی عالمانہ موضوعات کو کو آزمانے کا، اس کو استعمال کرنے کا سلسلہ اقبال کے بعد ہی ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا۔
माँ बाद अहद इकबाल, यानी इकबाल के अहद के बाद की तारीख पर अगर गौर करते हैं तो वो उन तारीखों में क्या है, तरक्की पसंद तहरीक है और हल्क़ अरबाब ज़ौक़, ये दोनों अदबी तहरीक हैं कि मरहून मन्नत है। यानी उस ज़माने में जो नज़्म निगारी हुई तो इन दोनों तहरीकात का अहम रोल रहा है। यानी मरहून मन्नत कहते हैं एहसान मंद को। इकबाल के ज़माने में ही जोश मलिह आबादी ने कौमी तहरीक से तरगीब पाकर मुल्क के समाजी और सियासी मसलों पर नज़्म गोई की इब्तिदा कर दी थी। इसीलिए उसको जोश मलिह आबादी को कौमी शायर और फिर इनकलाबी शायर कहा जाता है। जोश के हम असरों में फ़िराक ने मुख्तसर तादाद में नज़में कही हैं। गज़ल ज़दा माहौल में अख्तर शीरानी ने, यानी उस वक्त ऐसा माहौल हो चुका था 20वीं सदी का जबकि गज़लें बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। ऐसे हालात में अख्तर शीरानी ने रूमानी नज़मों की तरफ, रूमानी नज़में तो अब आपसे पूछा जा सकता है अख्तर शीरानी ने कैसी नज़में कहीं, तो रूमानी नज़में कही हैं। अख्तर शीरानी का ताल्लुक रोमांटिक नज़मों से है। रूमानी नज़मों की तरफ उन्होंने तवज्जो की और उस तवज्जो की बदौलत जो है नज़मों का उस दौर में फिर जो है एक तरह से लोगों का मैलान भी हुआ है। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ के साथ जहां शेर व अदब की बुनियादी ज़मीन में वाज़ेह तब्दीलियां रूनुमा हुई, वहीं उर्दू नज़्म ने भी एक नई करवट ली। यानी तरक्की पसंद, जैसा कि इससे पहले भी बात की कि उसका अहम रोल है तरक्की पसंद तहरीक और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का, तो उसी में 1934 में जब ये तहरीक का आगाज़ हुआ, शुरू हुआ, तो इसमें इसकी ज़मीनों में जो इसके प्लॉट होते हैं उसमें तब्दीलियाँ शुरू हुई और ख़ुसूसन उर्दू नज़्म ने फिर एक नई करवट ली। इसी ज़माने में आज़ाद नज़्म और नज़्म मार्रा की सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। अब ये देखिए, जब सर सैयद तहरीक शुरू हुई तो उस ज़माने में नज़्म जदीद का आगाज़ हो गया। तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो इसमें नई करवट क्या ले रहा है, नई करवट ये लिया कि आज़ाद नज़में लिखी जा रही हैं और नज़्म मार्रा लिखी जा रही। इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बना दी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं आज़ाद नज़्म और मार्रा नज़्म किसको कहते हैं। नज़में भी मकबूल होने लगी, ये सब जो नज़में हैं वो भी मकबूल होने लगी। इस नज़मों में कौन लोग हैं, तो देखिए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है, मखदूम मुहिउद्दीन है, मजाज है, अली सरदार जाफ़री है, जमील मज़हरी, जानिसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, वामिक जौनपुरी, सिकंदर अली वजद, ऐसे शुआरा हैं जिन्होंने तरक्की पसंद नज़्म गोई को बुलंदी अता की। इन लोगों ने तरक्की पसंद नज़में लिखी। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अहम शुआरा में नून मीम राशिद, मीराजी, क़य्यूम नज़र और मजीद अमजद की शायरी उर्दू नज़्म के बेहतरीन दौर से इबारत है। यानी इन लोगों ने नज़में लिखी और नज़्म लिख करके एक तरह से बहुत बेहतरीन काम किया है। तो इस दोनों दौर का ऊपर जिक्र हुआ और इन लोगों ने इन दोनों तब्दीलियाँ की हैं। ख़ास तौर पर राशिद, मिराजी और अख्तरुल ईमान, ये उर्दू जदीद नज़्म के ऐसे मुसल्लस हैं। पूछा जाता है उर्दू जदीद नज़्म के मुसल्लस में कौन से हैं, राशिद हैं, यानी नून मीम राशिद, मिराजी और अख्तरुल ईमान, इसको नज़्म जदीद का मुसल्लस कहा जाता है, जिनकी शायराना कमालात पर गौर किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। उसके बाद अहद होता है जदीदियों, यानी जदीदियत जो एक तहरीक है उसका। जदीदियों के ज़माने में नसरी नज़्म के अलहदा सिन्फ की हैसियत से जगह मिली। यानी इसका मतलब ये देख लीजिए, अभी तक हम पढ़े थे कि आज़ाद, यानी इसका मतलब है नज़्म जदीद की कई किस्में शुरू हो गई हैं, हैत तब्दीली हुई, तो उसकी वजह से अलग अलग ज़माने में अलग अलग चीज़ें हुई। आपको पूछा जा सकता है कि नज़्म जदीद का आगाज़ कब होता है, तो सर सैयद तहरीक के असर ज़ेर असर से। फिर उसके बाद जो है तरक्की पसंद तहरीक में कौन सी नज़में शुरू हुई, आज़ाद नज़्म और नज़्म मार्रा। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में, तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में भी यही है, आज़ाद नज़्म और नज़्म मार्रा। जब जदीदियों का ज़माना शुरू हुआ तो नसरी नज़्म का आगाज़ हो गया है। इसका मतलब है कि नज़्म की 4 किस्में हो गई हैत के एतबार से। वज़ीर आगा, शहरयार, इफ्तिखार आरिफ, मोहम्मद अलवी, निदा फाजली, काजी सलीम, बाकर मेहदी को नज़्म निगार की हैसियत से इस अहद में शनाख्त हासिल हुई। यानी जदीदियों की हैसियत से शायरात का एक बड़ा काफ़िला भी जदीदियत के ज़माने में सामने आया। शफीक फातिमा शायरा, जाहिदा जैदी, साजिदा जैदी, किश्वर नाहिद, फहमीदा रियाज और परवीन शाकिर इसी ज़माने की पैदावार हैं। ये एक सच्चाई है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना फ़िक्र के इजहार के लिए नज़्म से बेहतर शायरी में कोई दूसरी सिन्फ मौजूद नहीं। तो उम्मीद कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसमें जो जो चीज़ें नज़्म में पेश की गई हैं आप उस चीज़ को समझ पाए और